there was some issues, so the system got disconnected. सो लास्ट जहाँ तक हम थे उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। यूएस की मार्केट को हमने डिस्कशन किया था कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उसको लेके जो सेंट्रल बैंक्स प्रोएक्टिव स्टेप्स उठा रहे हैं सो दैट कि इन्फ्लेशन विल कर्व जल्दी कर्व हो जाए। ऑब्वियसली जो ट्रैजेक्टरी है उससे पहले जो जो सेंट्रल बैंक्स की अपनी एक असम्पशन है, ट्रैजेक्टरी जो उन्होंने एक फोरकास्ट किया है उसको लेके वो अर्ली करने की कोशिश कर रहे हैं एक्सेलरेटेड टाइटनिंग के थ्रू। यूरोपियन कंट्रीज में भी हमने जो इन्फ्लेशन का जो इश्यूज देखा ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, मोस्ट ऑफ द यूरोप जो है वो हम सभी जानते हैं कि रशियन गैस और रशियन क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट होती हैं। रशिया से एनर्जी की सारी चीजें आती हैं वहाँ पे। तो रशिया यूक्रेन वॉर ने उसको थोड़ा सा मेसअप कर दिया है ज्यादा। हालांकि उनके भी सेंट्रल बैंक्स काफी प्रोएक्टिव स्टेप्स उठा रहे हैं चीजों को लेके सो दैट कि वहाँ पे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। अभी जो रिसेंट यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स के जो स्टेटमेंट्स थे अपने इंटरेस्ट रेट को लेके वो भी काफी प्रोएक्टिव है। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया है। ये हमारे अभी तक डिस्कशन का पार्ट है। अगर हम इंडिया की मार्केट के ऊपर डिस्कशन करें तो इंडिया की मार्केट के अंदर में प्रॉब्लम्स इंडिया की जो है वो सबसे बड़ी जो लोगों के माइंड में आ रही है कि इंडिया के अंदर में भी इन्फ्लेशन है, इंडिया के अंदर में भी। बट अगर हम यूएस के कंपेरिजन में देखें तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन अभी भी ऑब्वियसली उनके इतना नहीं है, वहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। इंडिया के अंदर में 7.04 जो अभी लेटेस्ट प्रिंट आया था मई का, उसमें इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्टरी थी वो थोड़ी सी नीचे आई थी। ऑब्वियसली जो अप्रैल के मंथ में जो हमने 7.6 के राउंड का देखा उससे कम आई हमारी इन्फ्लेशन। तो मंथ ऑन मंथ इम्प्रूवमेंट था हमारी इन्फ्लेशन के अंदर में। तो इंडिया स्पेसिफिक जो है इन्फ्लेशन को लेके देखे तो हमारी सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है उन्होंने उससे भी ज्यादा प्रोएक्टिव स्टेप लिया है और चीजों को फ्रंट लोड करना चाहते हैं। कहने का सेंस ये है कि जो इंटरेस्ट रेट की हाइक है वो पहले कर देना चाहते हैं ताकि चीजें आउट ऑफ हैंड ना हो और आगे रिएक्टिव तरीके से नहीं करना पड़ जाए उनको इंटरेस्ट रेट हाइक। तो उन्होंने प्रोएक्टिव स्टेप लेके अभी 90 बिप्स हमने देखा कि पीछे मीटिंग्स में हाइक हुई है। अगस्त में हमारी मीटिंग है, वहां पे भी हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो 50 बिप्स के अराउंड का है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आरबीआई की काफी प्रोएक्टिव स्टेप को लोग अपलॉड भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली होना भी चाहिए बिकॉज काफी प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने से कई बार डिजास्टर जो है वो हट जाती हैं। और हमें अगर देखें आरबीआई की ट्रैक रिकॉर्ड को तो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल किया है, चाहे वो करेंसी हो, चाहे दूसरे जो अपने लिक्विडिटी का इशू हो अपने कंट्री के अंदर। ऑब्वियसली करेंसी, अगर हम देखें करेंसी की ही बात कर ले, आरबीआई के जिस तरीके से चीजें जिस तरीके से हैंडल कर रही हैं वो उसके ऊपर जो है फेथ काफी अच्छा बिल्ड हो जाता है बिकॉज जो आउटपुट्स आ रहे हैं वो काफी काफी कंट्रोल्ड मेजर में आ रहे हैं। अगर हम करेंसी की बात करें तो हमारी करेंसी जो है, इंडिया की करेंसी जो है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो इमर्जिंग नेशंस हैं उनकी करेंसी से काफी स्टेबल है। करेंसी स्टेबल होने का जो एक आउटपुट है वो ये है कि जब आपकी किसी भी कंट्री की करेंसी बहुत स्टेबल होती है तो जो भी फॉरेन मनीज उस कंट्रीज के अंदर में आती है उनके लिए फोरकास्ट करना बहुत आसान हो जाता है कि हाउ दे विल गेट आउट ऑफ दोस कंट्री इन केस जब भी उनको निकलना होगा, जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन होगी 3 to 5 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर। तो करेंसी की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी कंट्री के लिए सो दैट कि वो फॉरेन मनी को अट्रैक्ट कर सके। तो इंडिया की करेंसी जो है वो बहुत ही हद तक स्टेबल रही है। हम सब ने देखा कि जिस तरीके से मोस्ट ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर में प्रॉब्लम है, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, ब्राजील हो या फिर श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, जो भी इमर्जिंग पॉकेट के अंदर में है उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसमें इंडिया जो है ऑब्वियसली एक ब्राइट स्पॉट है। वहाँ पे चीजें बहुत स्टेबल है, चाहे करेंसी से लेके इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को लेके इन्फ्लेशन को लेके जो आउटकम है। तो ये एक इंडियन इकोनॉमी के अंदर में और फर्दर फेथ बिल्ड कर देता है एज एन इन्वेस्टर। कोई भी इन्वेस्टर्स को ये सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेनी चाहिए, जिस तरीके से आरबीआई की प्रोएक्टिव स्टेप्स हैं और जिस तरीके से अपने इकोनॉमी के अंदर में चीजों को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की जा रही है फॉर बेटरमेंट। तो इन्फ्लेशन जो है अपना इंडिया के अंदर में उसकी जो है उसका एक बड़ा पार्ट होता है फूड इन्फ्लेशन। हम सभी जानते हैं कि फूड जो सीपीआई के जो नंबर्स आते हैं, सीपीआई बास्केट जो सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर्स आते हैं हर मंथ और मंथ, तो उसमें तकरीबन 45% का जो वेट होता है वो फूड आइटम्स का होता है। तो फूड आइटम्स ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर में बहुत ही सिक्लिकल नेचर की होती है, बहुत ही सीजनलिटी होती है उसके अंदर। तो जो इन्फ्लेशन के
फिगर्स होते हैं उनको एक नॉर्मलाइज़ तरीके से चीज़ों को देखनी चाहिए, सीज़नैलिटी के इफ़ेक्ट को नलिफाई करते हुए। तो जिस तरीके से अपनी मानसून का न्यूज़ आ रहा है, जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस है कि मानसून इस साल काफ़ी नॉर्मल होगा, तो फूड इन्फ्लेशन को टेम करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ऑब्वियसली फूड इन्फ्लेशन अ, जो हेडलाइन नंबर्स हैं, उसके अंदर काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन की वजह से हमें वो हेडलाइन्स नंबर में भी नॉर्मलाइज़ेशन दिखेगा। जब वो हेडलाइन नंबर्स में नॉर्मलाइज़ेशन दिखेगा तो ऑब्वियसली जिस तरीके से एक्सेलरेटेड रेट हाइक्स का एक्सपेक्टेशन है मार्केट का कि रेट हाइक्स होंगे, शायद उतनी ज़्यादा एक्सेलरेटेड रेट हाइक करनी ना पड़े। बिकॉज़ अगर हम 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो 7.40 चल रहा है अपनी इंडिया की 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड और जो आरबीआई की जो रेपो रेट है वो 4.90 है, तो वहाँ पे भी एक एम्पल रूम मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर रखा है। 7.40 का जो बॉन्ड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत हद तक मार्केट ने वो प्राइस्ड इन कर लिया है और काफ़ी बड़ा रूम है अगर हम इस गैप को देखें 4.90 टू 7.40। तो मार्केट जो है वो वाली जो शॉक है उसको भी उन्होंने एक प्राइसिंग करके अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो बॉन्ड मार्केट भी हमें ये बता रहा है कि हम जो है वो चीज़ों को आगे कर चुके हैं और जिस तरीके से आरबीआई हाइक करेगी, मार्केट धीरे-धीरे जो है उन चीज़ों को देखेगा कि शायद उतनी एक्सेलरेटेड हाइक की ज़रूरत ना पड़े फूड इन्फ्लेशन के कंट्रोल आने के बाद। और अभी हमने रिसेंटली ये भी देखा कि इंटरनेशनल प्राइसेज़ में जो फूड जो है इंडिया के अंदर में फूड आइटम्स के अंदर में जो सीपीआई इन्फ्लेशन हम देखते हैं, उसके अंदर में इम्पोर्टेड पार्ट भी होता है। पर्टिकुलरली इम्पोर्टेड जो भी ऑयल्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, उनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इंडिया एक अच्छा खासा पार्ट जो है वो इम्पोर्ट करता है एडिबल ऑयल्स का। उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन का एक काफ़ी बड़ा पार्ट हमें देखने को मिला है, जो इन्फ्लेशन पास्ट में सर्ज हुई है। तो रीसेंट डेटा पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इंडिया जो है वो पाम ऑयल इम्पोर्ट करता है और पाम ऑयल की प्राइसेज़ देखें तो पाम ऑयल की प्राइसेज़ काफ़ी हद तक करेक्ट हुई हैं लास्ट 2 मंथ्स में। एक सब्सटेंशियल करेक्शंस पाम ऑयल की प्राइसेज़ में आई हैं। पाम ऑयल जो है वो मिक्सअप कई एडिबल ऑयल्स में होती हैं, कई फूड आइटम्स में वो एज़ अ इनपुट यूज़ होती हैं लाइक बिस्कुट्स एंड ऑल। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे करेक्शंस प्राइसेज़ के अंदर में आए हैं। तो जो इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स का पार्ट है अपनी इन्फ्लेशन के अंदर, वो भी काफ़ी अच्छा कूल डाउन होने की एक्सपेक्टेशंस है। इंडिया के अंदर में अगर फर्टिलाइज़र की प्राइसेज़ देखें, इंटरनेशनल फर्टिलाइज़र की प्राइसेज़, तो वहाँ पे भी काफ़ी करेक्शंस हुआ है। फर्टिलाइज़र की प्राइसेज़ डिस्कस करने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम इंडिया की जो अ, एग्री और फूड इन्फ्लेशन का अगर कोरिलेशन निकालें इंटरनेशनल फर्टिलाइज़र प्राइसेज़ से, तो काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड है, ठीक है? तो जिस तरीके से इंटरनेशनल फर्टिलाइज़र प्राइसेज़ करेक्ट हुई हैं, तो वो जो कोरिलेशन है, हिस्टोरिकल कोरिलेशन अगर आप देखेंगे, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे भी हमको एक हेल्प आउट मिलेगा बिकॉज़ फर्टिलाइज़र की प्राइसेज़ भी बहुत काफ़ी करेक्ट हुई हैं। स्टील की प्राइसेज़ के अंदर में भी काफ़ी करेक्शंस आए हैं, जो कई इंडस्ट्रीज़ के लिए इनपुट के रूप में यूज़ होती है, चाहे वो कार इंडस्ट्री हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो उसके अंदर भी इन्फ्लेशन को हेल्प में बिल्ड आउट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इस तरीके से देखें तो इंडिया के अंदर में भी इन्फ्लेशन का जो आरबीआई गवर्नर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है दिसंबर का, वो बहुत हद तक लॉजिकल लगता है। शायद इंडिया पीक आउट कर चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में पीक आउट कर जाएगी इन्फ्लेशन का। और जो पीक पेन है वो कहीं न कहीं आ चुका है और हम सभी जानते हैं कि मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग मशीन है। तो जब वो मार्केट ये दिसंबर और उसके आगे चीज़ों को देख रही है कि वहाँ पे पीक पीक हो जाएगा मार्केट का इन्फ्लेशन का और पीक पेन पेन शायद निकल जाए, तो मार्केट अभी से चीज़ों को प्राइसिंग करना शुरू कर देगी बिकॉज़ मार्केट हमेशा 3 टू 6 मंथ आगे चलती है चीज़ों से। एट लीस्ट उतना तो प्राइसिंग करती है, इतनी विजिबिलिटी तो मार्केट के पास होती है चीज़ों को लेके। तो इस तरीके से हम देखें तो अभी जो अपना प्राइस इंडियन मार्केट के अंदर में जो इक्विटी मार्केट के अंदर में प्राइस करेक्शंस हुई हैं, तो प्राइस करेक्शंस कहीं न कहीं उस मैक्रो मैक्रो फैक्टर्स जो आज से 6-8 मंथ्स बैक जो मैक्रो डिटोरिएशन का जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था, उसी एक्सपेक्टेशन को लेते हुए मार्केट ने उसको फैक्टर आउट किया। और हम इतनी जो करेक्शंस हमने इक्विटी मार्केट में देखी, उसका एक रीज़न और भी था कि हम वैल्यूएशंस वाइज़ काफ़ी ज़्यादा अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स जा चुके थे। निफ्टी की अगर फ्यूचर फॉरवर्ड पी की बात करें तो वो तकरीबन 23x चली गई थी। ऑब्वियसली मीडियन पी जो है वो 17 टू 18 17x के अराउंड रहती है, 16-17 के बीच में रहती है मीडियन हिस्टोरिकल मीडियन पी देखें तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गए थे, फंडामेंटल को कैच अप करने के लिए थोड़ा टाइम देना होता था। बट सिंस मैक्रो फैक्टर्स जो है वो काफ़ी क्विक सर्ज हुई, तो मार्केट ने वो सारी फ्रॉड जो है वो उसको क्लीन अप कर दिया, काफ़ी क्विकली क्लीन अप किया और मार्केट जो है वो काफ़ी नॉर्मल वैल्यूएशंस पे आ गई। अभी जो मार्केट की वैल्यूएशंस है वो ऑब्वियसली 18x के अराउंड फॉरवर्ड पे चल रहे हैं अपन।
इस क्वार्टर के रिजल्ट को देखते हुए जब अपनी जून की क्वार्टर की रिजल्ट आएगी, जो कि अभी जुलाई में हम जब एंटर करेंगे तो वो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएँगे, Q1 के रिजल्ट्स। तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं न कहीं जून के रिजल्ट को लेके काफ़ी वीक है और ऑब्वियसली वो प्राइस में दिखता भी है, मार्केट ने बहुत हद तक उसको फैक्टर इन कर लिया है। तो जून के रिजल्ट्स जैसे ही आ जाएँगे, मार्केट एक ईपीएस अपग्रेड करेगा चीज़ों की और उसके बाद फिर जो आगे के एक्सपेक्टेशन है सितंबर क्वार्टर के एंड देन दिसंबर क्वार्टर के, मार्केट उसको फैक्टर आउट करने लगेगा। तो मार्केट ऑलरेडी पेसिमिस्टिक व्यू ले रहा है ईपीएस। कई ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी देखे तो वहाँ पे भी ईपीएस कट्स वगैरह उन्होंने किए हैं, 5% के अराउंड ईपीएस कट कर चुके हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट जो है, मार्केट इटसेल्फ जो है वो प्राइस करेक्शन के थ्रू ये सिग्नल दे चुका है कि चीज़ें जो है बहुत हद तक प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। जून क्वार्टर का भी जो रिजल्ट है वो भी मोस्टली प्राइस्ड इन हो चुका है और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका भी अपना व्यू जो है वो काफ़ी पेसिमिस्टिक जो व्यू लेकर चल रहे थे, वो कहीं न कहीं प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है। तो ये वाली चीज़ देखें तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे है। 18x, 17x जो वैल्यूएशंस होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल होता है निफ्टी के लिए। निफ्टी को हम इसलिए ज़िक्र करते हैं बिकॉज़ निफ्टी एक हेडलाइन इंडाइसेस होता है और उसका असर काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल काफ़ी इम्पैक्ट आता है कई सेक्टर्स के ऊपर। निफ्टी जो है वो 50 स्टॉक्स का एक बास्केट है और सारे जो निफ्टी के अंदर में प्लेयर हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर लीडर इन देयर सेक्टर। सो ऑब्वियसली वो एक बेटर इंडिकेशन देते हैं कि क्या किस तरफ जा रही है ईपीएस या अर्निंग्स, बिकॉज़ इन द लॉन्ग टर्म अर्निंग्स और कैश फ्लो ही मैटर करता है। तो अगर इन सारी चीज़ों की को समराइज़ करें, तो समराइज़ करने का पॉइंट ये है कि ये जो पेन हम देख रहे हैं, शायद पीक पेन या तो टॉप आउट हो चुका है या टॉप आउट हो जाएँगे तो 3 टू 6 मंथ्स के अंदर। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमारा लॉन्ग टर्म व्यू होता है। ऑब्वियसली अगर हम 5 इयर्स की बात करें, 3 इयर्स की बात करें, तो 12 क्वार्टर होते हैं उसके अंदर और 12 से 20 क्वार्टर होते हैं। तो 1-2 क्वार्टर का पेन जो है वो लेना पड़ता है कई बार। कई बार 1-2 क्वार्टर का पेन वही अ, टाइम होता है जब चीज़ों को बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे खरीदने का होता है। बट सिंस हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टर साइकोलॉजी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। इन्वेस्टर्स की जो साइकोलॉजी होती है वो कहीं बहुत हद तक जो है रिसेंसी बायस से इन्फ्लुएंस्ड होती है। रिसेंसी बायस जो होता है बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर में एक बायस होती है। उसका मतलब होता है कि हम जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसको लेके बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और हम उसको बहुत एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं चीज़ों को, रिसेंट डेवलपमेंट को लेके। तो जिस तरीके से जब मार्केट जो है अपनी हाइज़ की तरफ होती है तो हम उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं कि चीज़ें जो है और फर्दर चली जाएँगी। उसी तरीके से जब मार्केट अपने लोज़ की तरफ होती है तो हम एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं कि मार्केट और भी नीचे जाएगी, बहुत हद तक नीचे चली जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी बहुत ही कॉमन बिहेवियर है। बट इसी बिहेवियर को ओवरकम करना होता है फॉर द लॉन्ग टर्म, सो दैट कि वी विन इन द लॉन्ग टर्म। किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि उनका लॉन्ग टर्म व्यू और उनका लॉन्ग टर्म बिहेवियर वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स में। कई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स में जो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समझे कि इन्वेस्टमेंट जो है उसका बहुत हद तक इन्वेस्टर बिहेवियर से लेना होता है रादर दैन बीइंग इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस का अपना एक लिमिटेशंस होता है, इंटेलिजेंस का एक अपना एक लेवल होता है, वहाँ तक जाकर वो चीज़ें उसके बाद कंट्रीब्यूशन जो है आपके इन्वेस्टमेंट आउटकम में आपके परफॉर्मेंस आउटकम में कंट्रीब्यूशन उनका मार्जिनल हो जाता है। बट आप कैसे बिहेव करते हैं उस कंडीशन में वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल कोट कर रहा हूँ, लाइक कि अभी जैसे हमने क्रिप्टो करेंसीज़ के उसमें देखा कि काफ़ी हद तक वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई। तो क्रिप्टोज़ के अंदर में जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसमें कई इन्वेस्टर्स जो थे अपने इंडिया के अंदर में मिलेनियल जो है न्यू एज के काफ़ी लोग जो यंगस्टर और सारे लोग उसके अंदर काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो चुके थे, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के एड्स भी आ रहे थे। क्रिप्टोज़ को लेके बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर में एक क्रेज़ बन गया था। तो ये कहीं न कहीं रिसेंसी बायस से इन्फ्लुएंस था, रिसेंसी बायस इन द सेंस कि क्रिप्टो का प्राइस हमेशा ऊपर ही जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा। बट ऑब्वियसली हर चीज़ की अपनी एक फंडामेंटल होती है, एक फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें चलती हैं। क्रिप्टोज़ के बीच में जब वो विदाउट फंडामेंटल चल रही थी चीज़ें, तो बस एक इन्वेस्टर साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही थी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी वो फ्रॉथ काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हुआ है, काफ़ी हद तक कम हुआ है। और हर बिज़नेस साइकिल में, हर इन्वेस्टमेंट साइकिल में इस तरीके की कई यूफ़ोरियाज़ देखी जाती हैं। अगर हम ट्यूलिप बबल की बात करें जो सबसे पहला मतलब बबल था अपने स्टॉक मार्केट का, उसमें हम सभी जानते हैं कि आइज़ैक न्यूटन जो हैं वो फिज़िक्स के ऑब्वियसली बहुत बड़े शख्सियत हैं, उनके बगैर फिज़िक्स नहीं हो बहुत हद तक जो अपना ट्रेडिशनल फिज़िक्स है वो नहीं हो सकता। तो आइज़ैक न्यूटन ने भी ट्यूलिप बबल में मनी गँवाया था।
तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आइज़ैक न्यूटन जैसा साइंटिस्ट जिसकी सारी थ्योरम्स पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, हम पढ़ते भी हैं अपने स्कूल से लेके हाई स्कूल से लेके सारी चीज़ों पे। जब वो स्टॉक मार्केट में पैसे गँवा सकते हैं, तो कोई भी मतलब गँवा सकता है और अगर हम आइज़ैक न्यूटन के उस सी बबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें उनके इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं था। आइज़ैक न्यूटन ने पहले 4 बार पैसे बनाए थे उस सी बबल में। ऐसा नहीं है कि न्यूटन मतलब बहुत ही वो थे, बट वो क्या एक यूफ़ोरिया में आ गए, एक बिल्ड हो गया बहुत ज़्यादा यूफ़ोरिया। तो कई बार हमको इन्वेस्टर बिहेवियर करना होता है, हमको काम रहना पड़ता है। आइज़ैक न्यूटन ने बहुत ही इमैच्योर तरीके से बिहेव किया अपने साइकिल के अंदर में बहुत ऊपर जाके। तो शुरुआत में उन्होंने 3-4 टाइम्स जो पैसे बनाए, वो अपने इन्वेस्टर बिहेवियर की वजह से उन्होंने वहाँ पे लूज़ कर दिया। तो हमको एज़ अ इन्वेस्टर बिहेवियर जो है, वो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती इन्वेस्टमेंट के अंदर में, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस आईक्यू की ज़रूरत नहीं होती। अगर वॉरेन बफे की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आईक्यू से ज़्यादा बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो बिहेवियरली हमको बहुत साउंड होना पड़ता है। इस तरीके की करेक्शंस में अपने जो पेशेंस है उसको लूज़ नहीं करना होता है। अगर कोई कंपनी बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे चल रही है, उसके फंडामेंटल्स ठीक हैं, उसके बिज़नेस फंडामेंटल्स ठीक हैं, तो इस तरीके की नॉइज़ से हमको फ़िल्टर आउट करना होता है चीज़ों को क्योंकि डे टू डे जो न्यूज़ आइटम्स और जिस तरीके से सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन है, जो क्विकली हर सेकंड में हमको न्यूज़ मिलती है, तो हमको उस तरीके से उस पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। बिहेवियरली बहुत ही काम रहने की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे भी फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट है, जहाँ पे भी फंडामेंटल बैकिंग है, वहाँ पे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं होती। बस बैठना होता है थोड़े टाइम का ये पीक पेन जो है, मैक्रो पेन्स जो हैं। ऑब्वियसली हम इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात करते हैं तो 3 टू 5 इयर्स की बात करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट जर्नी में ये 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर का जो पेन होता है, वो आते हैं और चले जाते हैं। इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग रन जब भी हम उस ट्रैजेक्टरी को देखते हैं, तो हमको लगता है कि वो 2-3 क्वार्टर का पेन जो था वो एक अच्छा पेन था। बिकॉज़ उस पेन की वजह से कई जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स हैं आपको बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे मिल जाते हैं। तो बेयर मार्केट के भी अपने रूल्स हैं। हालाँकि इंडिया अभी बेयर मार्केट में नहीं गया है ऑब्वियसली बट लोगों का जैसे हेडलाइंस बनाते हैं अपना कि बेयर मार्केट में जाएगी, नहीं जाएगी। उससे बहुत ज़्यादा उसका भी एक अपना कंट्रीब्यूशन होता है। अगर मार्केट के अंदर में थोड़ी करेक्शंस आती है, थोड़ा थोड़ा पेन और आता है, तो अच्छी बात है कि मार्केट के अंदर वैल्यूएशंस और भी अट्रैक्टिव हो जाएँगी और कई अट्रैक्टिव कंपनीज़ के जो वैल्यूएशंस हैं, वो फर्दर और अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव हो जाएँगे। अगर उनकी कैश फ्लो, अर्निंग्स और वो सारी चीज़ें इंटैक्ट रहेंगी, तो वो रिबाउंड भी कर जाएँगे। मार्केट का एक सबसे कॉमन बिहेवियर है मीन रिवर्जन, वो भी काफ़ी जल्दी होता है। मीन रिवर्जन करने का मतलब कि पेंडुलम की तरह जो स्विंग होते हैं दोनों साइड, वो अपनी मीन की तरफ आते हैं। उसी तरीके से मार्केट का जो वैल्यू होता है किसी भी स्टॉक्स के अपने फंडामेंटल वैल्यू, मार्केट के सेंटीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो डिप्रेस होता है एक लेवल से ज़्यादा, तो फिर वो अपनी मीन की तरफ आता है, जहाँ पे उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो उस तरफ रिबाउंड करता है। तो अभी इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल भी हम देख सकते हैं कि जब अपने स्टॉक मार्केट में एक स्मॉल रिकवरी आती है, स्मॉल रिबाउंड आता है, तो कई स्टॉक्स जो हैं, जो थोड़े क्वालिटी स्टॉक्स हैं, उनके मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, उनका विज़न अच्छा है, आउटलुक अच्छे हैं, कैश फ्लोज़ अच्छे हैं, तो वो बहुत क्विकली रिकवर करती हैं और मार्केट से ज़्यादा रिकवर करती हैं। जितना भी इंडाइसेस रिकवर होता है, उससे बहुत ज़्यादा उनके अंदर रिकवरी आती है। तो इस तरीके से हम देखें, तो इन्वेस्टर बिहेवियर पे फ़ोकस रखना बहुत ज़रूरी है। घबराने वाली बात नहीं होती। हमको चीज़ों को समझना होता है, नॉइज़ को और सिग्नल को फ़िल्टर आउट करना होता है। जितनी ज़्यादा हम नॉइज़ से गवर्न होंगे, हम हमारे इन्वेस्टमेंट आउटकम्स पे उसका असर दिखता है। तो इन चीज़ों को बहुत हद तक माइंड में रखने का है कि जो जो वैल्यूएशंस हैं, वो इंडिया के बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं। अ फंडामेंटल्स जो हैं, मैक्रो फंडामेंटल्स जो हैं वो ऑब्वियसली 1-2 क्वार्टर के बाद उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स हम देखने लगेंगे और आनी शुरू हो जाएगी और जैसे ही वो 1-2 क्वार्टर के बाद इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी, मार्केट जो है ऑब्वियसली उसके 2 क्वार्टर पहले चीज़ों को फैक्टर इन करना शुरू कर देगा। कमोडिटीज़ मार्केट में हम वो देख रहे हैं कि कमोडिटीज़ की प्राइसेज़ को लेके जो पीक है उसको वो रिडक्शन आ रही है वहाँ पे सारी कमोडिटीज़ प्राइसेज़ के अंदर। तो ठीक उसी तरीके से इक्विटी मार्केट को जब अर्निंग्स का आउटलुक थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट दिखेगी और ऑब्वियसली कमोडिटीज़ प्राइसेज़ करेक्ट हुई हैं, तो बहुत हद तक बहुत सारी कंपनीज़ के अर्निंग्स में डेवलपमेंट दिखेगी बिकॉज़ वही कमोडिटीज़ जो हैं उनके अंदर एज़ एन इनपुट यूज़ होती हैं। तो अर्निंग्स इम्प्रूव होएँगी तो फिर मार्केट के अंदर में उन सारे स्टॉक्स की री-रेटिंग होती है। हमारे मार्केट बहुत टाइम नहीं देता जब इस तरीके से कोई भी बहुत ज़्यादा करेक्शंस होने के बाद चीज़ें नीचे आ जाती हैं, तो मार्केट ऑब्वियसली बहुत ही क्विकली रिबाउंड करता है अगर थोड़ी भी फंडामेंटल अच्छी डेवलपमेंट मार्केट को विज़िबल होने लग जाती है। ग्रीन शूट्स आने शुरू हो गए कमोडिटीज़ की प्राइसेज़ के थ्रू। बट थोड़ी और डेवलपमेंट आएगी तो मार्केट बहुत ही जल्दी उस तरीके से चीज़ों को फैक्टर इन करना शुरू कर देगा। तो कई बार जो है हम हेडलाइन से गवर्न हो जाते हैं कि क्या निफ्टी जो है और नीचे जाएगी
ऑब्वियसली जा सकती है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट द टॉप एंड बॉटम। अगर कोई बोलता है कि वो टॉप एंड बॉटम जो है कंसिस्टेंटली प्रेडिक्ट कर देंगे, तो दैट दैट इज़ अ लाई, ठीक है। उसमें जो है ऐसे में बॉटम और टॉप प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। हमको बस अपने इन्वेस्टर साइकोलॉजी को ठीक रखने की ज़रूरत होती है और स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट करते रहने की ज़रूरत होती है एक अच्छे क्वालिटी कंपनीज़, क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर में। बिकॉज़ जब भी हम किसी क्वालिटी स्टॉक, क्वालिटी कंपनीज़ के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं, तो कई बार मार्केट बॉटम आउट होने से पहले वो स्टॉक्स बॉटम आउट हो जाते हैं। बिकॉज़ हर किसी मनी जो है वो चेज़ करती रहती है क्वालिटी कंपनीज़ को। तो जब उनको मार्केट का आउटलुक लगने लगता है कि मार्केट इस बहुत करीब है बॉटम आउट होने के, तो जो स्टॉक्स हैं, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो सेक्टर लीडर्स होते हैं या फिर जो सेक्टर जो नेक्स्ट बुल रन के लीडर्स होते हैं, वहाँ पे बॉटमिंग आउट प्रोसेस बहुत पहले खत्म हो चुका होता है और वहाँ कंपनियाँ जो हैं अहेड ऑफ द मार्केट वहाँ पे बॉटम आउट होकर एक रैली स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से देखें, तो रादर दैन गेटिंग इनटू द एक्सरसाइज़ कि हम बॉटम प्रेडिक्ट करें, उससे बेटर जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हम स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें बिकॉज़ वैल्यूएशन का सपोर्ट हमारे साथ अभी है। वैल्यूएशन हमारे साथ है, वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा फ्रेंड होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहीं से डेवलप होती है चीज़ों के अंदर में, कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस के अंदर में कुछ थोड़ी बहुत एरर रह भी जाती है, तो अगर हमने सही वैल्यू पे खरीदा है, तो वो हमें एक अच्छा एक अच्छा रिटर्न हमको दिला देता है इन फ्यूचर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वैल्यूएशन ऑब्वियसली हमारे साइड है अभी फिलहाल, जिस तरीके से मार्केट करेक्ट हुई। तो मैक्रो डेवलपमेंट जो 1-2 क्वार्टर का पेन है, 1-2 क्वार्टर के लिए कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं सोचता है, 1-2-3 क्वार्टर की का पेन ऑब्वियसली वो ले लेते हैं और लेना भी चाहिए बिकॉज़ आपका टाइम होराइज़न के अंदर में ऐसे 12 क्वार्टर, ऐसे 20 क्वार्टर आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छे स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट का टाइम काफ़ी अच्छा टाइम है। स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्वालिटी कंपनीज़ के अंदर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो और जो भी चीज़ें हैं उसको नॉइज़ से ज़्यादा गवर्न होने की बजाय हमें फैक्ट्स के ऊपर देखना चाहिए, हमें डेटा पॉइंट्स के ऊपर देखना चाहिए बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा जो अभी के इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में, अभी के जो फ्री इंफॉर्मेशन एज में जो नॉइज़ का जो क्वांटम है वो बहुत ही बड़ा है, हमको उसके अंदर फ़िल्टर आउट करना चाहिए। तो ओवरऑल इंडिया की आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चीज़ें काफ़ी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, मानसून से लेके, फूड इन्फ्लेशन से लेके, कमोडिटीज़ प्राइसेस से लेके जो अपने अंदर जो अर्निंग्स हैं उसको लेके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है और किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है कि स्टैगर्ड मैनर में वो अपनी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। तो आज का हमारा जो सेशन था वो यही था, हम उसको क्विकली रैप अप कर लेते हैं। जैसे हमने यूएस की मार्केट के बारे में डिस्कस किया, यूके की मार्केट, इंडिया की मार्केट, इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इन सारी सी चीज़ों को आज हमने समराइज़ किया है। सो थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग, गुड डे।